नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक टर्म का जो आजकल काफ़ी फेमस है, इंस्टीट्यूफिकेशन। यूजुअली ये टर्म यूज किया जाता है टेक वर्ल्ड में। इस टर्म को प्रतिपादित किया है कोरी डॉक्टरों ने। तो ये टर्म का मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी टेक प्लेटफॉर्म जब बनता है, जैसे आप अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब को ही ले लो। पहले जैसे यूट्यूब में एड्स नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने एड्स शुरू करा। फिर 5 सेकंड में स्किप करने वाले एड्स आते थे, अब तो 5 सेकंड में स्किप करने वाले एड्स आते नहीं हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इंस्टीट्यूफिकेशन ये है किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी आइडिया का, कि आप जब प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं तो आप उसको यूजर्स के लिए अच्छा बनाते हैं। जैसे जैसे आपका यूजर उस पर डिपेंड होना शुरू करता है, आप उसको ख़राब बनाते जाते हैं ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो जैसे यूट्यूब में एड्स आने शुरू हुए, फिर स्किप कर सकते थे 5 सेकंड में, फिर वो नॉन स्किपेबल एड्स आते हैं। आजकल तो 1-1 मिनट के एड्स आते हैं जो आप स्किप भी नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे वो टेस्ट करते हैं कि वो कितना आपको परेशान कर सकते हैं ताकि वो आपसे पैसा निकाल सके। तो बेसिकली इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूफिकेशन। इतनी भूमिका बनाने के लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यही अब षड्यंत्र जो है वो भाजपा के पॉलिटिक्स से आने लगी है। हिंदुत्व जो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्लेटफॉर्म था, मोदी ने इस प्लेटफॉर्म का राजनीतिक प्रयोग अपने फायदे के लिए किया और अपने ही समर्थकों के लिए अब ये प्लेटफॉर्म एकदम खराब हो चुका है। तो आइए बात करते हैं 90 के दशक में, जहाँ से हिंदुत्व पॉलिटिक्स एक तरह से मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुआ। तो 90 के शुरुआती समय में जब रथ यात्रा वगैरह शुरू हुआ, उस टाइम का आप राजनीतिक सिचुएशन समझिए क्या था। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो हिंदुओं के लिए खड़ी थी। एक स्पेस बहुत बड़ा जो खाली था, उसको भाजपा ने भरने का प्रयास किया और सफल भी हुई। इसको आप उस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कि स्टार्टअप शुरू होता है, जैसे नया नया फेसबुक लॉन्च हुआ था, नया नया यूट्यूब लॉन्च हुआ था। ये वो दौर होता है जब उन्हें बहुत ज़्यादा यूजर्स चाहिए। बेसिकली अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब उन्हें बहुत सारे सपोर्टर्स चाहिए जिनका यूज वो कर सकें वोटिंग के लिए और पावर में आने के लिए। और इसीलिए उस समय लोगों की, समर्थकों की सीधी भागीदारी, ये एक बॉटम अप आंदोलन था, ना कि टॉप डाउन। तो लोगों की भागीदारी डायरेक्ट थी, लोग जाके बात कर सकते थे, लोग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते थे अपने विचारों से। लोग विचारधारा के प्रति समर्पित थे, ना कि किसी रिटर्न के लिए। सच देखा जाए तो उस समय लोगों को तो यही नहीं पता था कि राम मंदिर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी का पावर में आना तो बहुत दूर की बात है। लोग बस विचारधारा के प्रति समर्पित थे, इसीलिए उन्होंने उस समय पे बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी का एक बेस क्रिएट हुआ उस समय पे। अब आते हैं हम 2014 के समय में, जब उसको अगर हम एक तरह से देखें तो हिंदुत्व और बीजेपी का जो है ग्रोथ फेज आ सकता है। तो हिंदुत्व की पार्टी तो बीजेपी थी ही, मोदी ने आके उसमें एक तरह से आप बोल सकते हो कि हिंदुत्व के दाल में विकास का तड़का लगा दिया। और इसका कोई भी उत्तर किसी दूसरे विरोधी पार्टी के पास नहीं था। कांग्रेस उस समय वैसे ही बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुकी थी, करप्शन के केसेस बहुत सारे आ चुके थे और मनमोहन सिंह जी के लीडर पे बहुत सारे प्रश्न उठ चुके थे उस समय पे। और ये हिंदुत्व के दाल में विकास का जो तड़का लगा, उसने लगभग 3 दशक बाद कोई पूर्ण बहुमत वाला एक सरकार भारतवर्ष को दिया। यही वो समय था जब डिजिटलीकरण भी धीरे धीरे भारत का होना शुरू हो गया था। सोशल मीडिया धीरे धीरे एक्टिव होने लगा था। लोग वेबसाइट्स पे, लोग फेसबुक पे, बेसिकली उस समय फेसबुक काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। फेसबुक पे लोग अपनों से लड़ रहे थे, अपने मित्रों से लड़ रहे थे मोदी के लिए। और लोगों के मन में था कि मोदी का ध्येय है अपने समर्थकों का अच्छा करना। कम से कम लोग ऐसा सोच रहे थे। अब मोदी के मन में क्या था वो तो अभी 2026 में आके बाहर निकल के आया है सामने। अब हम आते हैं 2019 में। 2019 से अगर हम माने तो भाजपा की जो ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, इसका षड्यंत्र शुरू हो गया था, इसका सड़ना शुरू हो गया था। इंग्लिश में बोले तो इंस्टीट्यूफिकेशन शुरू हो गया था। अब जो बॉटम अप अप्रोच जो था बीजेपी का, जो लोग जाके जुड़ रहे थे, अब ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया। मोदी जी डिसाइड करेंगे कि कौन क्या करेगा, मोदी जी डिसाइड करेंगे किसको टिकट मिलेगा, मोदी जी इवन डिसाइड करेंगे कि एक एक ट्रेन को जाके हरी झंडी मोदी जी दिखाएंगे। एवरीथिंग इज टॉप डाउन, एवरीथिंग इज टॉप डाउन। कुछ भी अच्छा होता है तो मोदी जी ने किया और कुछ भी बुरा होता है तो मोदी जी ने नहीं किया। पर अब चूंकि बीजेपी के पास सत्ता की मलाई थी तो उसे खाने वाले भी दूर दूर से आने लगे और कई सारे लोग जो बीजेपी को, भाजपा को गालियां दिया करते थे, वो धीरे धीरे भाजपा से जुड़ने लगे और न सिर्फ जुड़ने लगे बल्कि ऊपर के पोस्ट पे भी पहुंचने लगे। इस समय मोदी के कैबिनेट में, जो कि पहले कांग्रेस को हुआ करते थे, न सिर्फ कांग्रेस को हुआ करते थे बल्कि मोदी को गालियां भी दिया करते थे। सत्ता की मलाई चखने के लिए ऐसे लोग आके जुड़ते गए। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है दिलीप मंडल, जो कि ऑब्वियसली मोदी के कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, बट
मोदी के प्रचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दिलीप मंडल संभालता है। ये वही आदमी है जो मोदी को गालियां दिया करता था पानी पी पी के, और फॉर सम रीजन मोदी ने उसको अपना एडवाइजर बना लिया है। नोबडी नोज व्हाई। और अब क्या हुआ कि भाई हिंदुत्व जो है उसका प्रयोग किया जा चुका था, अब उसका कोई यूज नहीं था मोदी के आंखों में, तो उन्होंने हिंदुत्व को धीरे धीरे अम्बेडकरिज्म से रिप्लेस करना शुरू किया। अब अम्बेडकर का हिंदुओं के बारे में क्या जानना था वो तो सब जानते हैं। अम्बेडकर के 22 वचन जो हैं उसमें भाई सिंपली वो बोलते कि मैं राम को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता, इन लोगों को मैं पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूं। और वैसे आदमी को मोदी ने अपना एक तरह से बाप बना लिया। और वही यहाँ पे आज चल रहा है कि जहाँ देखो अम्बेडकर, जहाँ देखो अम्बेडकर। इवन गांधी नेहरू से भी ज़्यादा अम्बेडकर को कर दिया गया है। अम्बेडकर वही आदमी है जो एक बार भी जेल नहीं गए हैं स्वतंत्रता संग्राम में। नेहरू को कोई कुछ भी बोले कि जेल में भाई स्पेशल व्यवस्थाएं होती थी, बट वो आदमी एटलीस्ट जेल तो गया था। और जैसे प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस ग्राहकों को, जैसे कि यूट्यूब पे अगर कोई अपना ऐड दे रहा है तो यूट्यूब का काम है कि जो ऐड दे रहा है उसको खुश करे, ना कि जो यूजर है उसको। उसी तरह से बीजेपी ने क्या किया कि अपने जो कॉर्पोरेट डोनर्स हैं उनको खुश करना शुरू किया, और वहां से निकल के आया भैया कि ठीक है हिंदुत्व तो अब हम कर नहीं सकते, हमने छोड़ दिया। एक तरफ से हम अम्बेडकरवाद उठाएंगे, दूसरी तरफ से हम कॉर्पोरेट फंडिंग कराएंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वहां पे आने शुरू हुए, जिसको कि बोला गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि एक बहुत बड़ा चोरी था। तो अब जो उनके पुराने यूजर्स थे वो फंस चुके थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आज आपको अगर कोई चीज़ देखनी है तो आपको यूट्यूब पे जाना ही है, आपको वो ऐड देखना ही है, आप फंस चुके हैं। वैसे ही अब जो हिंदुत्व के पॉलिटिक्स वाले थे, हिंदुत्व के समर्थक, जेन्युइन समर्थक की बात मैं कर रहा हूँ, वो कहाँ जाएं? कांग्रेस के पास वो जा नहीं सकते, तो बचे मोदी ही। और इसी का फायदा उठाते हुए आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत इस तरह की बेतुकी बातें क्यों कर रहे हैं कि 2000 साल से प्रताड़ना हुई है, भेदभाव हुआ है, तो 200 साल तक उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेक्स नो सेंस, बट वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब ये फंस चुके हैं और इनका कोई अब आगे जाने का रास्ता है नहीं। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि लोगों के अपने पर्सनल जीवन के एक्सपीरियंस को बोला जा रहा है कि तुम ये मत मानो, बल्कि तुम वो मानो जो कि किसी 70s के दशक में लेफ्टिस्टों ने जो लिखा है, और एट्रॉसिटी लिटरेचर जिसमें उल्टपटांग चीज़ें लिखी गई हैं जिसका कोई सबूत नहीं है, उसको बोला जा रहा है कि तुम सच मानो। और जो तुम अपने जीवन में देख रहे हो रोज, उसको बोला जा रहा है कि तुम उसको ना मानो। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एक ठेला लगाने वाला आदमी अगर वो ब्राह्मण फैमिली से है तो उसको सरकार कोई सपोर्ट नहीं देगी, लेकिन एक IAS का लड़का अगर वो दलित है तो सरकार उसको सारी सुविधाएं देगी। और ये बोला जा रहा है कि यही न्याय है, ये बोला जा रहा है कि यही सच है, ये बोला जा रहा है कि यही अच्छा है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को बोला जा रहा है कि तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है। तो जिस तरह से अगर आप देखा जाए तो व्हाट्सएप, मैंने बहुत बार प्रयास किया कि व्हाट्सएप छोड़ दो यूज करना, लेकिन चूंकि सब लोग व्हाट्सएप पे हैं तो मुझे व्हाट्सएप यूज करना ही पड़ता है। उसी प्रकार से अब प्रश्न उठने लगे, मोदी नहीं तो कौन? और सच देखा जाए तो मोदी नहीं तो कौन एक तरह से एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या हम मोदी को सिर्फ इसलिए सेलेक्ट करते रहें या इलेक्ट करते रहें क्योंकि और कोई नहीं है? मतलब हम जितने गर्त में हैं और गर्त में जाते रहें और उसी एक आदमी को बार बार हम सेलेक्ट करते रहें, जबकि वो सत्ता की मलाई खाने के लिए अपने चाटुकारों को उसने चारों तरफ बिठा लिया है और वो उसमें से निकलने को तैयार ही नहीं है। वो आपकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं है आदमी। हिंदुत्व से रिलेटेड जितनी संस्थाएं थी उसको या तो मोदी ने समाप्त कर दिया है या फिर इतना कमजोर कर दिया है कि वो बीजेपी और मोदी के सपोर्ट के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। और चूंकि ये सत्ता में मलाई खाने वाले चारों तरफ से मोदी को घेरे हुए हैं और मोदी को सच दिख ही नहीं पा रहा है, तो हो क्या रहा है कि जैसे कोई सच बोलता है, ये जो गेटकीपर्स बैठे हुए हैं ये उसको मार मार के शांत करा देंगे, ट्रोलिंग करके परेशान करके। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हिंदुत्व बचेगा? तो देखिए, जब एक प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सड़ जाता है तो उससे जुड़े जो निष्ठावान समर्थक हैं वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं, और जो बस खाली सत्ता की मलाई चाटने के लिए आए थे उनका महत्व तो बढ़ता ही जाता है। तो बेसिकली जो आपका बेस है वो धीरे धीरे हटता जाएगा और जो ऊपर से आके चिपक गए थे वो बढ़ते जाएंगे और ये स्ट्रक्चर गिरना तय है। बस इट्स अबाउट टाइम कि कब गिर जाएगा। और मुझे लगता है उसके बाद एक हिंदुत्व की नई पॉलिटिक्स शुरू होगी और एक नया विकेंद्रित हिंदुत्व शुरू होगा, जिसका कि कोई केंद्रीकरण नहीं होगा, कोई एक आदमी बैठ के सारे डिसीजंस नहीं लेगा। क्योंकि अब ये सच है कि अब ये हम समझ चुके हैं कि एक ही आदमी जब बैठ के सारे डिसीजन लेता है तो वो इसी तरह से एक तानाशाह बन जाता है। और उस विकेंद्रित हिंदुत्व के उदय के लिए वर्तमान केंद्रीकृत हिंदुत्व का पार्टी का टूटना बहुत ही आवश्यक है।